हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में राजस्थान बोर्ड ने जो इकोनॉमिक्स की बुक में काफ़ी कुछ सुधार किए, काफ़ी कुछ पार्ट हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये कुछ चैप्टर्स आप चाहें तो ये फिर से देख सकते हैं वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए हैं। लेकिन जो रह गए हैं उनमें ये चैप्टर जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, ये पार्ट आपको पढ़ना है। ये सेकंड चैप्टर हो जाता है आपका। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, क्या लक्ष्य थे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही आप 1950 से 1990 के बीच तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बच्चों, पंचवर्षीय योजना के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, 10th क्लास में भी सुना है, 9th क्लास में भी सुना है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने एक योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया। योजनाबद्ध विकास का मार्ग का मतलब ये है कि भारत की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगी कि हर एक चीज़ जो विकास के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए योजनाएं बनाएगी और उन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। एक निर्धारित उद्देश्य को लेकर ये योजनाएं बनाई जाएंगी जिन्हें एक निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको ये मालूम है कि 1950 में हमारे देश की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, 5-5 साल की योजनाओं को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, तो ये 1950 से लागू हो गई थी। और किस तरीके से इनका विकास हुआ, क्या क्या हमने इस समय अवधि में प्राप्त किया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं एक रीडिंग लगा दे रही हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आपको ये नहीं लगे कि ये ऐसा ना लगे कि केवल कहानी सी चल रही है। आप कौन कौन से पार्ट को इसमें कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बार रीडिंग कर दे रही हूँ इस चैप्टर की। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, जैसा कि आप लोग शायद पहले भी पढ़ चुके होंगे कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां विश्व में प्रचलित हैं, जिसमें पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है, साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी हम अपना सकते हैं, या भारत ने जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो ऐसे भी बहुत सारे देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति ही नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू और स्वतंत्रता भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिव्यादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त हो किंतु कमियों से मुक्त हो। इसके अनुसार भारत का एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो बच्चों, ये आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब 200 वर्षों की गुलामी हमने झेली थी और उसके बाद अब हम अपने हिसाब से अपने निर्णय स्वयं ले सकते थे, लेकिन देश के लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेना एक बेहद कठिन काम था। स्वतंत्र भारत के जो नेतागण थे उन सभी को ये तय करना था अब कि वो कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाएं जो कि हमारे देश के लिए उपयुक्त हो।
जो जिससे केवल ऐसा ना हो कि देश के कुछ ही लोगों का भला हो, बल्कि वो कैसी हो, सभी जनों के कल्याण के लिए हो। क्योंकि हमने स्वतंत्रता तो इसीलिए प्राप्त की थी ना, क्योंकि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे और हम चाहते थे इस शोषण से मुक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की भलाई हो सके। तो ज़रूरत किस बात की थी कि हम ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाएं जो सभी के लिए उपयुक्त हो। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी तरह की आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें जो प्रमुख हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? वो अर्थव्यवस्था जिसमें जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार की ही सारी संपत्ति होती है और व्यक्ति वहाँ पर अपनी काम करता है और उसके बदले में उसे उसके रहने के, खाने का, सब तरह का इंतज़ाम कौन करती है? सरकार करती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इस तरह की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? व्यक्ति की अपनी संपत्ति होती है, वो संपत्ति का चाहे जैसे प्रयोग कर सकता है, वो चाहे तो उसे व्यापार में लगा सकता है या अपनी कोई सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको यूज़ कर सकता है। और इसके दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और जिसमें आपने ये पढ़ा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की जहाँ एक और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि इसमें सभी लोग एकदम बराबर होते हैं। सरकार की नज़र में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता और कोई बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उसके ऊपर सरकार ध्यान ना दे। सभी व्यक्ति बराबर होते हैं, इसलिए सभी का कल्याण होता है, सभी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी बात। लेकिन बुरी बात यह है कि इस अर्थव्यवस्था में लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर काम नहीं करेंगे या जैसे उनकी अब एक बार सर्विस लग गई, अब वो सरकारी ऑफिस में जाएंगे, अब चाहे वहाँ काम करें या ना करें उनको तो सैलरी मिल ही जाएगी। तो ऐसे में व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, आलसी हो जाता है और ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत हित तो होता नहीं है। वो जानता है कि वो कुछ काम करे या ना करे उसे सैलरी मिलनी है, इसलिए वो फिर आलस करने लगता है। तो बुराई भी है इस अर्थव्यवस्था में। वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी बात कहें तो वहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है और ऐसे में वो लग के काम करता है, तो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास करती है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी बुराई है। बुराई ये है कि यहाँ पर शोषण होने लगता है, हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है और ऐसे में चूँकि ये बाज़ार अर्थव्यवस्था होती है तो लाभ अधिक से अधिक कमाने के लिए जो पूंजीपति होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करने लगते हैं? श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होने लगता है, दो वर्ग बन जाते हैं, श्रमिक वर्ग बन जाता है और एक पूंजीपति वर्ग बन जाता है, जिसमें आपस में अक्सर तकरार होती रहती है और ये अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जैसा कि आप जानते हैं, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें समाजवाद का प्रतिमान अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें सभी की भलाई होती है, सभी को काम मिलता है और सरकार सभी का भला करती है, सब लोग काम में लगे होते हैं, तो बेरोज़गारी और जो इस तरह की समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं देश में और उसके दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। लेकिन वो समाजवाद तो चाहते थे, पर पूरी तरह वैसा वाला समाजवाद नहीं चाहते थे जैसा कि भूतपूर्व सोवियत संघ में था। सोवियत संघ में क्या था कि उत्पादन के सभी साधन, चाहे वो खेत हो चाहे कारखाने हो, उन सब पर ही किसका स्वामित्व था? सरकार का स्वामित्व था। अब जब सरकार का स्वामित्व था तो किसी को भी काम करने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी और भी समस्याएं होने लगती हैं। एक तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की समस्या पनपने लगती है इस तरह की समाजवाद में। तो इसलिए नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इस तरह का समाजवाद हम अपनाएं। इस अर्थव्यवस्था में कोई निजी संपत्ति ही नहीं थी। हमने एक तरफ तो कहा था कि हम लोकतंत्र बनाएंगे, लोकतंत्र यानी जनता का शासन होगा। तो जनता की जब संपत्ति ही नहीं होगी तो एक तरीके से वो सरकार के अंडर में ही रहेगी ना पूरे टाइम। इसलिए लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। हम ये नहीं कर सकते थे कि एकाएक हमने कह दिया, मतलब नेहरू जी ने कह दिया कि भाई हम तो समाजवाद अपनाएंगे और वो भी सोवियत संघ जैसा। अगर ऐसा कह देते तो क्या होता? ऐसे में ये हो जाता कि जितनी भी लोगों के पास ज़मीनें पड़ी हुई थी वो सारी ज़मीन एक ही दिन में किसकी हो जाती? सरकार की हो जाती।
जो भी संपत्ति थी वो सारी किसकी संपत्ति हो जाती, सरकार की हो जाती। तो ऐसे में तो लोग बगावत करने लगते ना कि भाई हमने इतने साल इतनी मेहनत करके संपत्तियां इकट्ठी करी और आप एक ही दिन में कह देते हैं ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये तो सरकार की हो गई है और इसे हम बराबर से सबको बांट देंगे। तो ऐसे में तो फिर लोगों को प्रेरणा का भी अभाव हो जाता, वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, तो ये चीज़ हो जाती वहाँ पर। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इस तरह की अर्थव्यवस्था नहीं चाहते थे। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। यानी अतिवादी व्याख्या यानी जो उनकी बुराइयां थीं उनसे बचते हुए एक ऐसा विकल्प खोजा जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की अच्छाइयां हों। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त हो किंतु कमियों से मुक्त हो। यानी जो भी बुराइयां हैं समाजवाद की वो तो ना हो, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो समाजवाद की रहें। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे आर्थिक प्रणाली को अपनाया जिसमें थोड़ा सा समाजवाद भी है और थोड़ा सा पूंजीवाद भी हो। ठीक है ना। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना आप कि जो इस स्थिति में क्या होगा कि किस तरह का समाजवाद होगा हमारा, एक ऐसा समाजवाद होगा, समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद अपनाया, तो आपको समझ में आ गया किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया बेटा। उन्होंने अपनाया एक ऐसे समाजवादी समाज की अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र था, इसके साथ ही निजी संपत्ति और लोकतंत्र को भी स्थान दिया गया। ठीक है, ये आंसर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, इसमें आपको यही बताया गया है, ये जो बॉक्स नंबर 2.1 है, आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये एक्चुअल में कोई भी आर्थिक प्रणाली किस तरह की है ये अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रश्न अपने दिमाग में सोचने पड़ते हैं कि देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुएं एवं सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं, यानी क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये तीन आर्थिक समस्याएं होती हैं। ये तीन समस्याएं ही वास्तव में हमें ये बताती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की है। अगर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन इस तरह का किया जा रहा है जो ज़्यादातर किसके भले के लिए हैं, जो रिच लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके भले के लिए है, तो वो इस तरह की अर्थव्यवस्था सामान्यतः कैसी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। फिर वस्तुएं सेवाएं कैसे उत्पादित की जाएं, अगर हम मशीनों से उत्पादित कर रहे हैं, दो तरीके होते हैं, या तो हम श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं या फिर पूंजी प्रधान। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं तो इस तरह की अर्थव्यवस्था सामान्यतः श्रमिकों की भलाई के लिए इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये तरीका अपनाया जाता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी मशीनों से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन किया जा रहा है तो ये अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, ये अर्थव्यवस्था होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी तरीके से वस्तुओं, जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वो किसके लिए उत्पादित की जा रही हैं, क्या वो समाज के सभी वर्गों के लिए उत्पादित की जा रही हैं या विशेषकर जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके लिए विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो सामान्यतः इस तरह की अर्थव्यवस्था जिसमें रिच लोगों के लिए उत्पादन किया जाता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। तो डिमांड किसकी ज़्यादा है उसके ऊपर निर्भर करता है। देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उत्पादक सोचेगा भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ का हम उत्पादन करेंगे। ठीक है ना। और वस्तुएं सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं, यानी मशीनों से की जाएं या फिर पूंजी से। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि किस चीज़ की पूर्ति ज़्यादा है, यानी वो चीज़ जैसे अगर श्रमिक ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से वो कम कीमत पर मिलने लगेंगे। तो ऐसे में पूंजीपति क्या चाहेगा कि वो श्रम प्रधान तकनीक अपना ले। लेकिन अगर श्रमिक कम है और मशीनें आदि बहुत अधिक विकसित हैं, दैट मीन्स डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर मशीनों से काम करना सस्ता होता है। तो ऐसे में उत्पादक क्या करता है,
फिर मशीनों से उत्पादन करने लगता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। हालांकि ये बॉक्स का जो पार्ट होता है वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, जो कि मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। फिर आता है एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, वो होता है योजना क्या है। योजना क्या होती है, यहां से आप इसको लीजिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, योजना क्या चीज होती है, कुछ सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की गई नीति योजना कहलाती है, जिसको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। ये जो उद्देश्य होते हैं उन्हें क्या करना होता है, जैसे 5 साल के लिए बनी है, 10 साल के लिए बनी है या 1 साल के लिए बनी है, वो चीज़ क्या हो गई, जो नीति बनाई गई वो क्या होती है, योजना कहलाती है। भारत में जो योजनाएं हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए होती थी और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब तक हमारे यहाँ नीति आयोग की स्थापना नहीं हुई थी और उसके पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं या योजना शब्द हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु इसमें आगामी 20 वर्षों, देखिए 5 वर्ष की योजनाएं तो बनाई ही गई थी, साथ ही आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। इन जो योजनाएं 20 वर्ष के लिए हमने बनाई उन्हें हमने क्या बोला, दीर्घकालिक योजनाएं बोलिया, और इन्हें हम बोलते क्या है, परिप्रेक्षात्मक योजनाएं कहा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं तथा ये जो हमने 2 तरह की योजनाएं बनाई, एक तो पंचवर्षीय जो 5 वर्ष के लिए होती है और दूसरी कौन सी है, परिप्रेक्षात्मक योजनाएं जो कि 20 वर्ष के लिए। इन दोनों का उद्देश्य क्या होता था, इन दोनों का उद्देश्य होता था कि हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम क्या करते थे, जो परिप्रेक्षात्मक योजनाएं बनाई हैं उनका जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब चूंकि ये 5-5 वर्ष की योजनाएं क्यों बनाई गई, हर एक वर्ष में क्या होता है, हमारे योजना के सभी उद्देश्यों को हम एक साथ तो पूरा नहीं कर सकते ना। एक टाइम में अगर हम, मान लो आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको काम दिया है बहुत सारा कि आज इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर भी पूरा लर्न हो जाना चाहिए, साथ ही क्या हो जाना चाहिए, आज आप घर में खाना भी बनाएंगे या मेरी हेल्प भी करेंगे, और साथ में आपको और भी पापा ने भी कोई काम बता दिया, यानी बहुत सारे काम बता दिए गए, ये सब आपके लक्ष्य हो गए। अब आप क्या करोगे, एक साथ तो नहीं कर सकते ना कि एक तरफ तो आप लेसन लर्न करो, दूसरी तरफ मम्मी की हेल्प भी उसी समय में करा दो और उसी समय में आप पापा ने जो काम बताया है उसे भी कर लो, नहीं कर सकते ना। तो फिर आप क्या करोगे, उसको अपना टाइम दोगे कि भाई पहले मैं ये काम करूंगा, पहले ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे पे जाऊंगा, फिर तीसरे पे जाऊंगा। ठीक है ना, यही करेंगे आप। तो ऐसा ही सरकार को करना पड़ता है कि एक साथ तो हम सारे लक्ष्यों को समान महत्व नहीं दे सकते। ठीक है, बल्कि क्या करते हैं हम, कुछ एक लक्ष्यों को लेकर, पर्टिकुलर लक्ष्य लेकर के हम कुछ समय के लिए वो योजना उस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हैं कि भाई इस वर्ष तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने मुख्य रूप से कृषि के ऊपर ध्यान दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने प्रौद्योगिकी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, नई नई मशीनों के निर्माण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा कि एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं, दूसरा उससे टकराने लगेगा, यानी वहाँ पर हमारे सामने ये जो विरोध होगा वो क्या करेगा, संतुलन बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए समय समय पर अलग अलग लक्ष्यों को अपनाया जाता है और उससे पूरा करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए भारत की विभिन्न योजनाओं में क्या किया गया, अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों कि अलग अलग टाइम में अलग अलग योजनाओं को उसके लिए केंद्रित कर दिया गया कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, द्वितीय में ये करेंगे, तीसरे में ये करेंगे। ठीक है,
तो योजनाओं की एक और खास विशेषता है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे लेकिन ये नहीं बताते हम इस योजना में कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। ना तो ये संभव ही है, क्योंकि ये कोशिश नहीं कर सकते हम कि कितना प्रोडक्शन करेंगे। वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना बेटा, कि प्रोडक्शन हमारे सोचने से तो नहीं होगा ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, अगर हम कृषि क्षेत्र के प्रोडक्शन की बात करें तो वो किस पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है, आप जानते हैं, मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। फिर देश की जो रक्षा संबंधी स्थितियां हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कोई युद्ध वुद्ध ना हो जाए इस बीच में, नहीं तो हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो हम इसलिए ये डिसाइड नहीं करते कि कितना करेंगे, बस हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक योजना में क्या ज़रूरी होता है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बाकी कई बार ये भी हो सकता है कि सारे लक्ष्य सरकार नहीं प्राप्त करेगी, बल्कि कई लक्ष्य तो क्या होते हैं, बाजार पर यानी उद्यमी भी उसको प्राप्त करने में योगदान देते हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाती है। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी सरकार वो योजना बनाती ज़रूर है, लेकिन उसको पूरा करने में न सिर्फ सरकारी क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, वो भी क्या करता है, सहयोग देता है। ठीक है, और सरकार की कोशिश रहती है कि वो इस तरह की योजना बनाए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्रों का भी उपयोग करके देश के विकास में भागीदारी बना सके। ठीक है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका, देखिए इस लाइन में आपको पहली बात तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 की बात की गई है। ठीक है, तो पहला हमारा जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था वो कब आया, 1948 में आया। 1950 में एक आयोग बनाया गया, क्या नाम था उसका, योजना आयोग। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, प्रथम योजना आयोग जो बना उसका अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे। और योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते थे, यानी समय समय पर जैसे जैसे योजना आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ, नई योजना आयोग आए तो उसमें जो प्रधानमंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, और इस प्रकार से 1950 से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपना लिया। तो आज के लिए बेटा जो आपका पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, और अब आपको समझ में आया होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को हमने क्यों अपनाया, या योजनाबद्ध विकास क्या होता है, या योजना आयोग पहला कौन सा था और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, कब इसकी स्थापना की गई थी पहले योजना आयोग की, ये सब आपको पता चल गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हम अपने एग्ज़ाम में अक्सर बच्चों से ये पूछा जाता है। तो छोटे छोटे एक एक लाइन में भी आ सकते हैं और एक बड़ा भी आ सकता है कि क्या हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार ने क्यों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो उसके रीज़न भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का कल्याण हो सके, और पूंजीवादी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके दोषों से हम दूर रहें और दोनों की अच्छाइयों को हम ग्रहण करके एक निश्चित विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारे द्वारा, हमारे देश की सरकारों द्वारा क्या किया गया, योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया, और साथ में क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो फ्रेम था अर्थव्यवस्थाओं का उसमें से उसको चुना गया। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे का पार्ट देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आगे भी मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, देन थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ये कोशिश मेरी रहेगी। तो आगे इसके और पार्ट्स भी मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई इस चैप्टर के इस पार्ट को समझने में तो मुझे कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे उत्साह को बढ़ाता है और मेरा मन करता है कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे सरल भाषा में वीडियोस बनाऊं, जिससे कि आपको घर बैठे ये महसूस ना हो कि अब हम क्या करें, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाए और आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ
अब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।